हाय, मेरा नाम डॉक्टर अलीज़ा अली है। आज हम यहाँ एक पॉडकास्ट के लिए गैदर हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्रवी हैं और प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र नायक सर मौजूद। हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बोन ट्यूमर्स होते हैं उसके बाद क्या किया जाए। बायोप्सी, एमआरआई और जो हमारी जो लिम्स हैं उसको सैल्वेज करने की थोड़ी इन डेप्थ आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे सर के साथ। सबसे पहला है सर, एमआरआई, सीटी स्कैन और पेट स्कैन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मतलब कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी भी प्रैक्टिशनर को फील होती है। जैसे कब हम एमआरआई करें, किस तरह के लीजन में हमको सीटी स्कैन करना है और पेट स्कैन कब करना है। अभी रूटीन प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो कई सारे पेशेंट्स पेट स्कैन लेके आते हैं। आई डोंट नो पेट स्कैन एकदम इमीडिएटली क्यों कराते हैं। रीज़न इज़ दैट कि अभी अवेयरनेस नहीं है कि कब हमको पेट स्कैन करना चाहिए। सो पेट स्कैन कब करना है, एमआरआई कब करना है, सीटी स्कैन कब करना है, मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ सारी चीज़ें। देखिए, जब भी कोई पेशेंट आपको रिपोर्ट करता है, सो आपकी ओपीडीज़ में कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है और वो आपको बोन पेन की कंप्लेन करता है और वो बोन पेन आपके रूटीन जो आप बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी एनालिसिस देते हैं, उसमें 3 वीक्स या 2 वीक्स से ज़्यादा अगर बना हुआ है, पेशेंट आपके पास 2 विजिट 3 विजिट से ज़्यादा आता है, तो यू शुड हैव सम सस्पिशियस ऑन द बेसिस ऑफ उसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं। जैसे वो बोलता है कि मुझे नाइट में पेन ज़्यादा होता है, पेन हड्डी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, दवाई खाने के बाद भी रिलीव नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला सस्पिशियस आपको क्रिएट करना चाहिए। उस सस्पिशियस को दूर करने के लिए सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले एक्सरे पे हमको जाना चाहिए। सो इफ़ यू गो फॉर एक्सरे, कई बार कोई लीजन्स ऐसे रहते हैं जो हमें एक्सरे में दिख जाते हैं। अगर एक्सरे में लीजन दिख रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक्सरे में लीजन नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम रेगुलरली उस तरह के पेशेंट्स आप देखते नहीं हैं आपके ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में, क्योंकि आप जनरल जो पेशेंट्स देखते हैं, ट्रॉमा देखते हैं या आर्थराइटिस के पेशेंट्स देखते हैं, तो हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं होता है कि लीजन्स को हम सडनली देख पाएँ। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको एक्सरे से हायर इन्वेस्टिगेशंस पे जाना चाहिए। तो अब हमें एमआरआई करना है पहले या सीटी स्कैन करना है, ये अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, अब अगर पेशेंट आपके पास इमीडिएट जब भी एक्सरे के बाद आ रहा है और एक्सरे में आपको कोई लीजन समझ में नहीं आ रहा है, अब पेशेंट को आपने एग्जामिनेशन किया, उसको बोन में पेन हो रहा है और आसपास कोई सॉफ्ट टिश्यू में आपको स्वेलिंग भी फील हो रही है, जो अभी पेशेंट को नहीं फील होती, बट वंस यू एग्जामिन देन यू विल रियलाइज। तो इन दैट सिचुएशन आपको एमआरआई करना चाहिए, क्योंकि एमआरआई आपको बोन एज वेल एज सॉफ्ट टिश्यू दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। और अगर आपको लीजन सिर्फ बोन का ही लग रहा है तो आपको सिर्फ सीटी स्कैन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सीटी स्कैन के बाद में ऐसा पता चलता है कि सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ऐसे केसेस में हमको एमआरआई की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो प्राइमरली बोन कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहला सस्पिशियस ज़रूरी है, उसके बाद एक्सरे, देन एक्सरे के बाद आपको एमआरआई एडवाइस करना चाहिए। एमआरआई में अगर आपका क्लियरेंस नहीं होता है तो हम आगे की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो एमआरआई आई थिंक आप पहले एडवाइस करें, जिससे आपको बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू दोनों के ही बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सीटी स्कैन का रोल पर से अगर मैं कहूँ तो बोन कैंसर्स में लिमिटेड ही है, क्योंकि कुछ ही लीजन्स हैं जो बोन तक लिमिट रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी बोनी लीजन्स जो रहते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व कर ही लेते हैं, तो हमको एमआरआई पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। लेकिन कुछ ऑब्वियस जो बोन लीजन्स हैं, जैसे बोनी ग्रोथ्स हो गई, लाइक एक्सोस्टोसिस हो गया, सो एक्सोस्टोसिस के लिए आप सीटी स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। अगर उसको क्लिनिकली आपको कोई मास दिख रहा है जो सीधे बोन से अराइज हो रहा है, सो यू जस्ट एडवाइस फॉर सीटी स्कैन। एंड अदर कुछ स्मॉल लीजन्स होते हैं जो एक्सरे में भी दिख जाते हैं, जैसे ऑस्टियोडास्टोमा हुआ, तो इसमें आप सीटी स्कैन एडवाइस कीजिए। तो ये जो 2 लीजन्स हैं स्पेसिफिकली इनको मेंशन करूंगा मैं कि एक्सोस्टोसिस हो गया या ऑस्टियोडास्टोमा हो गया, तो इनमें आप सीटी स्कैन के लिए जाइए। प्रैक्टिकली इन दोनों में एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है। अदर देन दिस, जो भी लीजन आपको डाउटफुल लगता है, बोनी लीजन है, तो आई हाईली रिकमेंड यू गो फॉर द एमआरआई। सर, जब हम एमआरआई एडवाइस करते हैं तो कौन से पर्टिकुलर पार्ट का या होल लिम्ब इन्वॉल्व करना रहता है उसमें, या विद जॉइंट विदाउट जॉइंट, वो हम कैसे एडवाइस करें? देखो डॉक्टर प्रवी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो ऐसा है कि 10 में से 7 पेशेंट एमआरआई लेके ही आते हैं, उसके बाद भी मुझे उनका एमआरआई करना पड़ता है। तो 2 मैसेज इससे गलत जाते हैं। एक, पहला मैसेज पेशेंट को ये जाता है कि ये तो डॉक्टर साहब ने ज़बरदस्ती एमआरआई करा ली। बिल्कुल। दूसरा मैसेज ये जाता है कि पुराने डॉक्टर साहब ने गलत एमआरआई करा ली। ऑल्दो दोनों ही गलत नहीं है पेशेंट के परसेप्शन,
लेकिन इसको यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके पास जब पेशेंट आया, आपने नी जॉइंट का लीजन, मान लीजिए डिस्टल फीमर या प्रॉक्सिमल टिबिया, कोई भी लीजन सस्पेक्ट किया, तो एज अ रूटीन प्रैक्टिस जो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है, वो यही करता है कि एक MRI नी जॉइंट एडवाइस कर देता है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, क्योंकि जस्ट सस्पिशियस है, ही इज़ ऑल राइट, ही इज़ ओके एट हीज पार्ट। बट अभी कैसा है कि अगर आप सस्पेक्ट कर ही रहे हैं, तो मेरा एडवाइस ये है, या जो साइंटिफिकली एडवाइस होता है, तो उसमें जो भी बोन आप इन्वॉल्व सस्पेक्ट कर रहे हैं, सपोज कीजिए नी जॉइंट में आपको लीजन दिखता है, अगर वो फीमर का है, सो एडवाइस लाइक नी जॉइंट विथ फुल लेंथ MRI ऑफ फीमर। सो इससे क्या होता है कि हमको अगर उसमें कोई ट्यूमर या कैंसर कोई डिटेक्ट होता है, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमको फुल लेंथ MRI की ज़रूरत पड़ती ही है। अब जब वो पेशेंट मेरे पास एक नी जॉइंट के MRI लेके आता है, तो अब मेरे को जब कंफर्म हो जाता है, तो मुझे फिर फुल लेंथ फीमर MRI उससे रिपीट करनी पड़ती है। सो इससे पेशेंट की ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाती है, पेशेंट की प्रीवियस डॉक्टर पे रिलायबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन वैसा गलत है, प्रीवियसली जो डॉक्टर ने किया है वो उसने उसकी सस्पिशन से सही एडवाइस किया, बट स्टिल रिक्वायर्ड सम इम्प्रूवमेंट। सिर्फ आपको जो भी लीजन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस भी बोन का सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस बोन को फुल लेंथ स्कैन करेंगे तो वो आपके एंड तक काम आएगा, प्राइमरी प्लानिंग में ज़रूर काम आएगा। सो ऑलवेज एडवाइज MRIs लाइक नी जॉइंट विथ फुल फीमर or knee joint with full tibia. If you are suspecting upper limb lesion like proximal humerus, so advise like shoulder with full arm, full humerus. If elbow, so respective involved bone का full length MRI करना चाहिए। And same thing with the X-rays also. X-ray by dictum हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग में भी यही चला आ रहा है कि one joint above, one joint below should be scanned. So X-ray advise like one joint above, one joint below, including involved bone. Okay. So MRI and X-ray always go for involved full length bone. और सर, क्या MRI में कॉन्ट्रास्ट इनहैंस्ड या विदाउट कॉन्ट्रास्ट, इसमें क्या प्रेफरेबल है? प्रेफरेबली MRI विद कंट्रास्ट ही करना चाहिए, ताकि हम जो भी उसमें वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है या कोई कंट्रास्ट देके हम अच्छे से लीजन को डिलाइनेट कर सकते हैं, रादर देन पोस्ट कंट्रास्ट। कुछ ट्यूमर्स हैं जिसमें स्पेसिफिकली इंडिकेटेड होता है, अगर मैलिग्नेंट है, आपको डे 1 से ही मैलिग्नेंट लग रहा है, वो बड़ा सा लीजन लेके आया है, तो ऑलवेज गो फॉर कंट्रास्ट MRI। ओके, सो देयर इज नो कंफ्यूजन विद दिस थिंग। एंड सर, यूजुअली क्या स्कैन्स ऐसी स्टेज में फाइनल डायग्नोसिस बना सकते हैं? नहीं, स्कैन्स कभी भी फाइनल डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, कोई भी कैंसर है, कैंसर उसको टिश्यू डायग्नोसिस के बाद ही बोला जा सकता है। Okay. जब तक उसका टिश्यू डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता, हम उसको कैंसर या कोई भी लीजन उसको लेबल नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए MRI, X-ray, CT स्कैन इज जस्ट अ हेल्पिंग टूल, इट्स नॉट अ फाइनल टूल टू डायग्नोस। सो फाइनली जो हमको डायग्नोसिस बनाता है या जो कंफर्म बताता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है या किस तरह का कैंसर है, वो बायोप्सी है। So it is generally said also, you will read in the books also, the gold standard to diagnose any cancer is biopsy always. So सर, बायोप्सी में आप बता सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में बायोप्सी एग्जैक्टली क्या होता है एंड ये क्यों ज़रूरी होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो डॉक्टर अलीज़ा, आप जो पूछ रही हैं, ये क्वेश्चन हर दूसरा पेशेंट मुझसे पूछता है कि सर अब बायोप्सी क्यों ज़रूरी है, हमको तो बायोप्सी नहीं कराना, आप सीधे ऑपरेशन कर दीजिए, हमको तो वो डॉक्टर साहब ने बोला था कि हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे और फिर जांच करा लेंगे, तो वो तो मना कर रहे हैं बायोप्सी के लिए। सो यहाँ एक बात ये मैं बाकी सबको इन जनरल मैसेज देना चाहूँगा कि इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग एनी लीजन ऑफ द बोन, आप बोन का, हड्डी का कोई भी लीजन अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो करंट सिनेरियो में जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें हम उसको डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसको पहले बोला जाता था एक्सcision बायोप्सी। इट्स नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज, वी जस्ट कंफर्म द लीजन, एंड जो कंफर्मेशन ऑफ लीजन है वो बायोप्सी से ही होता है। सो बायोप्सी, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो जो भी आपकी गठान है या जो भी कैंसर या जो भी लीजन है, उसमें से हम एक छोटा सा टुकड़ा, अगर वो हड्डी का है तो हड्डी का छोटा सा टुकड़ा, अगर वो सॉफ्ट टिश्यू का है तो सॉफ्ट टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसको हम हमारे एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। वो पैथोलॉजिस्ट उनकी टेक्निक्स के थ्रू उसको देख के कंफर्म करते हैं कि ये किस नेचर का कैंसर है। नेचर डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसी पे पूरा ट्रीटमेंट बेस्ड होता है।
कई लीजन्स, कई गठानें दिखती छोटी हैं लेकिन वो कैंसर का भयावह रूप होती है, जिसको अगर आपने छोटी स्टेज में सही डायग्नोस किया तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो बायोप्सी का ओवरऑल मीनिंग यही है कि एक छोटा सा टुकड़ा निकालना और उसको जांच के लिए भेज देना, उस जांच से कंफर्म करना कि ये किस तरह का गठान है और उसको आगे बढ़ाना ट्रीटमेंट के। हमारी सोसाइटी में बायोप्सी को मतलब बहुत स्टिग्मा है इसके अराउंड, तो इसकी क्या वजह है कि लोग बायोप्सी के लिए जाना नहीं चाहते एंड वो उससे डरते क्यों हैं? हाँ, ऐसा नेचुरल है ये एक्चुअली। देखिए, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वही पेशेंट टेंडेंसी है। वो ये है कि हमको तो कोई प्रोसीजर से बचना हो और कोशिश करते हैं कि कम से कम प्रोसीजर हो। अभी आप पहले बोलेंगे बायोप्सी करूंगा मैं, बायोप्सी के बाद फिर आपकी सर्जरी होगी, तो पेशेंट वैसे ही डर जाता है कि मेरे को 2 बार सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि बायोप्सी नहीं कराए, वो वहाँ से चला जाता है। मेरे पास से भी पेशेंट चले जाते हैं ऐसे, उनको बायोप्सी एडवाइस किया और किसी डॉक्टर ने बोला कि हम तो एक ही बार में सर्जरी करके निकाल देंगे, तो पेशेंट सोचता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ क्योंकि एक सर्जरी में काम हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, पेशेंट्स को भी मेरा ये मैसेज है, क्योंकि उसकी अपनी एक वैल्यू है बायोप्सी की। अगर डायग्नोसिस नहीं बनता है तो आपका फाइनल सर्जरी ख़राब हो सकता है, और जो हम सस्पेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि पैर को बचा लें, हाथ को बचा लें, वो बाद में हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा, बायोप्सी से लोग इसलिए भी डरते हैं कि ये एक मैसेज है इस कम्युनिटी में कि बायोप्सी से हम कैंसर की गठान को छेड़ देते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि इन्हें एक बार छेड़ दिया गठान को तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, जब हम बायोप्सी करते हैं तो हम उस गठान के या कैंसर के लीजन के अंदर जाते हैं, अंदर जाके उसका टिश्यू निकालते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कुछ ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग इमीडिएटली पेशेंट को ऐसा लगता है बाहर बड़ी दिखती है, तो उसको लगता है कि हमारा कैंसर का गठान जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन वैसा नहीं होता है। कैंसर का ग्रोथ रेट उतना ही रहने वाला है जो पहले से था। वो सिर्फ करंटली आपको ऐसा लगता है कि गठान बड़ी हो गई है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हुई है जो समय के साथ में सेटल हो जाती है। तो उससे बिल्कुल नहीं डरें, और ये जो भी मिथ है, अंधविश्वास है मन में, उसको अलग करें, निकालें। और बायोप्सी मैंडेटरी है, बायोप्सी ज़रूर करें, उसके बाद ही आपके कैंसर का फाइनल और सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। नीडल बायोप्सी और ओपन बायोप्सी में क्या फ़र्क है? देखिए, जैसा नाम से ही क्लियर है, नीडल मतलब छोटी नीडल से निकालेंगे, ओपन मतलब आप चीरा लगा के निकालेंगे। करंट सिनेरियो में हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं, स्पेशलाइज्ड नीडल्स आ गई हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नीडल से स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके निकाल लेते हैं। ऑल्दो अगर मैं कहूँगा कि एक्यूरेसी वाइज ओपन बायोप्सी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है रादर देन नीडल बायोप्सी की, लेकिन जितना टिश्यू हमें नीडल बायोप्सी से मिलता है दैट इज़ इनफ टू डायग्नोज। एंड सर, जो बायोप्सी है उसके डर की वजह से अगर पेशेंट डिले करता है तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है पेशेंट? उसमें नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान, उसकी डायग्नोसिस नहीं बनेगी। डायग्नोसिस नहीं बनेगी तो सही ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा। सही ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा तो जो कैंसर आज हम सही समय पे पकड़ के उसका इलाज करके उसको पूरी तरह से शरीर से हटा सकते हैं, वो चला जाएगा हमारे हाथ से। अनकंट्रोल डिसीज़ हो सकती है। हो सकता है पेशेंट 3 मंथ तक आपको रिपोर्ट ना करे, 3 महीने बाद आए, तो जो पैर आप 3 महीने पहले बचा सकते थे वो नहीं बचा पाएंगे। सो बायोप्सी से डर के बायोप्सी नहीं कराना, ये पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। यस सर। So moving on to our next segment, which is about biopsy के बाद जो next step होता है, जिसमें आज हम इस इंस्टीट्यूट में limb salvage surgeries कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी और in depth सर, एज अ बडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारी तरफ से एक ये क्वेश्चन है कि लिम्ब सैल्वेज सर्जरी क्या है ये 3/4 रूल जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं और उसको शायद रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। देखो, लिम्ब सैल्वेज पे पहुंचने से पहले अपन ने अभी तक जो डिस्कशन किया है, मैं उसको थोड़ा सा समअप कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन्स नहीं रहे। देखिए, हमारे आज जो पॉडकास्ट पर हम आज बैठे हैं और इससे पिछला भी जो पॉडकास्ट हमने किया है, उसमें मैसेज हमारा एक क्लियर होना चाहिए कि पर्पस क्या है हमारा। सो अभी तक का जो डिस्कशन आप लोगों ने मुझसे किया या जो भी बातें हमने की, उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। सो एक मैसेज तो ये है कि जब भी आपको कोई पेशेंट रिपोर्ट करता है बोन पेन के साथ में, जो आपके रूटीन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद भी, तो हैव सस्पिशियस इन योर माइंड एज ऑर्थोपेडिक सर्जन कि इट कैन बी समथिंग एल्स जो मैं सस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
according to that X-ray, then MRI, then biopsy. Let the biopsy result come, then go for the treatment. अब देखिए, अब डॉक्टर प्रवी आपका जो क्वेश्चन है, अब आता हूँ मैं उसके ऊपर. सो आपने जब बायोप्सी कर लिया तो अब बायोप्सी के बाद दो संभावनाएं निकलती हैं मोटा मोटी तौर पे. या तो ऐसा कैंसर होगा जो शरीर में फैल जाएगा, या ऐसा कैंसर है जो जिस जगह पे हुआ वहीं फैल जाएगा. ठीक है, उसको हम बेनाइन बोलते हैं और एक को मेलिग्नेंट बोलते हैं. सो दोनों ही केसेस में लिम्ब सैल्वेज पॉसिबल है आज की तारीख में. लिम्ब सैल्वेज अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो पैर को बचाना, लिम्ब मतलब कोई भी भुजा और सैल्वेज मतलब बचाना. भुजा मतलब आपका हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, उंगलियां हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू लिम्ब्स. तो उसको बिल्कुल बचाया जा सकता है. उसको बचाने वाली सर्जरी को ही हम लिम्ब सैल्वेज करते हैं. ठीक है. अब लिम्ब सैल्वेज कब पॉसिबल है, कब नहीं पॉसिबल है, ये एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है जिसको हमको बहुत अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा. सो वन बाय वन हम इसके स्टेप्स को लेते हैं. आप आपके क्वेश्चंस रखिए, मैं उनको वन बाय वन स्टेप से क्लियर करता जाऊंगा. सर सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या इसमें सच में हाथ या पैर पूरी तरह से बचाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता है. देखिए, इसीलिए बायोप्सी का इम्पोर्टेंस है. यहीं बायोप्सी आती है. अब जब हमारे पास पेशेंट को 3 महीने पहले उसको गठान हुई थी, वो किसी को दिखाया उसने और उसको डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करा लो. पेशेंट डर गया. पेशेंट 3 महीने बाद वापस आया. अब उसका लिम्ब जो है वो इतनी बड़ी गठान के साथ लेके आया. तो जब गठान इतनी बड़ी हो जाती है कि वो स्किन से बाहर आने लग गई है, उसमें से कोई डिस्चार्ज आने लग गया है, तो ऐसी स्थिति में लिम्ब्स को बचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. यही रोल बायोप्सी का आता है. तो अगर टाइमली बायोप्सी से डायग्नोसिस हो जाता है तो लिम्ब सैल्वेज पूरी तरह से पॉसिबल है. लिम्ब सैल्वेज के साथ हम उस हाथ का या उस पैर का पूरा फंक्शन भी रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ, देखिए, बहुत सिंपल है. लिम्ब सैल्वेज करना ही क्यों अगर फंक्शनल नहीं दे पा रहे हैं तो. राइट सर. सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू गिव फंक्शन. नहीं तो लिम्ब सैल्वेज का कोई लॉजिक ही नहीं है ना भाई. पेशेंट जब हमारे पास ऐसे स्टेज में आता है कि उसको ऑलरेडी ट्यूमर ने वेसल्स और नर्व्स को इन्वॉल्व कर लिया है, ऑलरेडी उसको पाल्सी हो गई है, तो अभी ऐसे में लिम्ब सैल्वेज का कोई ज़्यादा रोल बचता नहीं है. हमको नॉन फंक्शनल लिम्ब नहीं देना है. The purpose of limb salvage surgery to give functional limb, to improve the quality of life of the patient. So it is always mandatory to provide function. Function may or may not be up to the normal level. It can be compromised, but it should be at that level कि उसकी वो daily activities of life कर सके, उसकी routine work जो है वो कर सके, वो किसी के ऊपर burden नहीं बने. So that is the main purpose of limb salvage surgery. क्या ये हर एक एज ग्रुप जो ब्रैकेट में आता है उसमें अलग अलग अप्रोचेस होती है, जैसे बच्चों में अलग, यंग पेशेंट्स में अलग? हाँ, बिल्कुल सही बात है. जितना भी कैंसर का ट्रीटमेंट है, इट इज़ ऑल पेशेंट सेंट्रिक होता है. इट्स नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड टू इंडिविजुअल पेशेंट्स. सो इफ़ पेशेंट इज़ ऑफ पीडियाट्रिक एज ग्रुप तो लिम्ब सैल्वेज के अप्रोचेस डिफरेंट हैं. इफ़ पेशेंट इज़ ऑफ ओल्ड एज ग्रुप तो लिम्ब सैल्वेज के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं. So as per the patient, we categorize the patient and we decide what plan should be there for the limb salvage. इसमें लिम्ब सैल्वेज में क्या इन्फेक्शन या फेलियर का रिस्क भी रहता है? देखिए, एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आप जानते ही हो, कोई भी इम्प्लांट सर्जरी करी तो इन्फेक्शन तो हमेशा एक डर हमारे क्रॉस फिंगर्स पे हम लोग लेके ही चलते हैं. राइट. सो वी यूज द टेक्नोलॉजीज विच इज़ मोर एडवांस्ड. वी यूज द थिएटर्स that are more advanced, so we reduce the chances of infection. Right. And we can control the infection later on also. And ये फिर शायद उसी से रिलेटेड है सर कि जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आएगा उतना इजीली हम लिम्ब सैल्वेज या उतना ज़्यादा हम लिम्ब सैल्वेज कर पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली. इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द डायग्नोसिस. एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस व्हाट इज द स्टेज ऑफ ट्यूमर. देखिए, आपका एक क्वेश्चन जो बीच में मिस हो गया हमसे. हमने MRI डिस्कस किया, CT डिस्कस किया, PET नहीं किया. यू नो व्हाई? क्योंकि वो शायद लास्ट. Now the role of PET is come. So as the sequence, you take the history, you did the examination, you did the X-ray, MRI किया, MRI के बाद biopsy किया, then now it is confirmed that it is a cancer, it is a tumor. Right. You categorize it. It is a malignant tumor or it is a benign tumor. So once you categorize it as a malignant tumor, now the role of PET scan is came. So now you need to stage the tumor. Okay, what is the stage of tumor? If it is in the advanced stage, so the intent of treatment is changed.
Now the treatment intent is palliative. Right. So we try to give the smooth life to the patient so that the remaining life will remain happy, pain free. As much as function possible can be given. And if it is a non-metastatic stage, we provide the maximum efforts to salvage the limb. So PET scan हमको usually once we confirm it is a malignant, then we go for the PET scan. There are a few cases where we do the PET scan, it is still not malignant. Like GCT. GCT is a tumor where it is very locally aggressive. So जब locally aggressive होके बहुत बड़ा हो जाता है ट्यूमर GCT, तो वो जॉइंट को इन्वेड कर देता है, जॉइंट से बाहर निकल जाता है, बोन से बाहर निकल के सॉफ्ट टिश्यू में आ जाता है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो अदर पार्ट्स में भी फैल जाता है, स्प्रेड हो सकता है, तो उस केस में हम पेट स्कैन उसमें भी करते हैं. सो नाउ इट इज़ क्लियर व्हेन टू डू MRI, व्हेन टू डू CT स्कैन, व्हेन टू डू पेट स्कैन, how to do biopsy, why to do biopsy, and how to limb salvage. I think it is okay. You can still have queries in your mind. You just fire on me, no issues. सर डेफिनेटली, मतलब ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि एज ए यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे दिमाग में या शायद हमारे डायग्नोसिस बनाने से ज़्यादा हमसे ये चीज़ें मिस होती हैं. तो जैसा आपने गाइड किया कि हाँ इनिशियली अगर 2 वीक से ज़्यादा या 2 से 3 सिटिंग से ज़्यादा OPD विजिट्स के ज़्यादा अगर हमारे पास नहीं रह रहा है तो डेफिनेटली हमें इसमें एक आगे स्टेप सोचना चाहिए. हाँ डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑन द हायर इन्वेस्टिगेशन. जस्ट इन केस अगर लिम्ब सैल्वेज पॉसिबल नहीं है तो पेशेंट को कैसे काउंसिल करना है, उसके आगे का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्या रहता है? देखिए लिम्ब सैल्वेज अगर पॉसिबल नहीं है, आपकी इन्वेस्टिगेशन से आपको क्लियर हो गया है पेशेंट भी मेटास्टेटिक डिसीज़ में है, सो एम्पुटेशन इज़ द वेरी वायबल ऑप्शन. डोंट हेजिटेट टू एम्पुटेट द लिम्ब इफ़ इट इज़ नॉट सैल्वेजेबल. गिव द पेशेंट पेन फ्री लाइफ एंड हेल्दी लाइफ. वेरी गुड प्रोसेसेस आर अवेलेबल जिसमें पेशेंट बहुत अच्छे से वॉक करता है, चल सकता है, अपना रूटीन जो उसका लाइफ है उसको सर्वाइव कर सकता है. So go for the amputation. Don't hesitate for the amputation. Right, sir. सर ये एक्चुअली हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जनरल पॉपुलेशन के लिए आपने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक दी है. वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ चांस कि हमारे इस बारे में कुछ आपने पॉइंट्स ऐसे डिमार्केट किए हैं. So would you like to summarize exactly on this topic and क्या लोगों को मैसेज इस at the end of this पॉडकास्ट क्या मिलना? हाँ डेफिनेटली. देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अरविंदो अस्पताल में हर तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रहे हैं. यहाँ पे हम हर तरह की बायोप्सी, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू बायोप्सी हो, बोन बायोप्सी हो, चाहे CT गाइडेड बायोप्सी हो, हम सब कुछ यहाँ करते हैं. हर तरह का लिम्ब सैल्वेज हमारे अस्पताल में पॉसिबल है. ये लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज हम लोग आयुष्मान के अंडर भी कवर करते हैं जिसमें पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है. हमारे पास मोर देन 100 पेशेंट्स हैप्पीली सर्वाइविंग हैं जो लिम्ब सैल्वेज करवा के अपनी लाइफ और अपना सर्वाइवल खुद पे डिपेंड होके कर रहे हैं. पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं वो पेशेंट्स एंड दे आर वेरी मच हैप्पी. So general message is that कि if you suspect any lesion for orthopedic surgeons कि you suspect any lesion, you follow this protocol and whenever you feel that you are helpless, you just send the patient to SIMS Aurobindo Hospital. यहाँ पे हम ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और एक वर्ल्ड लेवल की सर्विसेज हम लोग यहाँ दे रहे हैं. हम कई सारे स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स भी करते हैं लाइक ECRT, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रेडियोथेरेपी बोलते हैं जिसमें हम जो भी कैंसर वाली हड्डी है उसको निकालते हैं, निकाल के रेडिएट करते हैं, उसको ट्यूमर फ्री करते हैं और उसको वापस से बॉडी में रीइम्प्लांट करते हैं और उससे पेशेंट का एनाटॉमिकल फंक्शन रिस्टोरेशन होता है और पेशेंट अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाता है. इसके अलावा एक्सपांडेबल मेगा प्रोसेसेस हम लोग करते हैं. यहाँ पे जो ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं उनके लिए हम लोग मेगा प्रोसेसेस यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम लोग क्रायोथेरेपी करते हैं एंड 3D इम्प्लांटेशन भी हम लोग यहाँ रेगुलरली करते हैं. सो वी ऑल डूइंग अंडर आयुष्मान ऑल्सो. सो वी हाईली रिकमेंड यू टू कम अरविंदो हॉस्पिटल फॉर सच uncontrolled or such a difficultly diagnosed disease like cancers. We are doing everything here. थैंक यू सो मच सर, आज हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए. जो सारे क्वेश्चंस एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास और आमतौर पे जो लोग होते हैं जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपने बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया. और एक जो हड्डी कैंसर रोग विभाग है इस हॉस्पिटल में SIMS, इसमें सारी जो
फैसिलिटीज़ हैं और आपने सारी जो इन डेप्थ हमें सारी चीज़ें बताई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आगे भी इन डेप्थ हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं सर। सर स्पेशल थैंक यू टू यू, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे क्वेश्चंस का इन डेप्थ और एकदम सटीक जवाब दिया, जो सिर्फ हमारे लिए, हम डॉक्टर्स के लिए ही नहीं, बाकी नॉर्मल जनता के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आपने जिस तरह से श्री अरविंदो में हड्डी कैंसर रोग विभाग को संभाल रखा है, आप वो बहुत कमेंडेबल है सर। एंड यहाँ आने के लिए स्पेशल थैंक यू सर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर प्रवी एंड थैंक यू डॉक्टर अलीज़ा फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर सच अ वंडरफुल टॉक। आई होप कि मैं कंटिन्यू आता रहूँगा और आई विल ट्राई टू एनलाइट विद द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ बोन ट्यूमर, क्योंकि इट इज़ स्टिल मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हैव अ नॉलेज टू जनरल पब्लिक ऑल्सो। तभी हम बोन कैंसर्स या किसी भी तरह के कैंसर्स को इरेडिकेट कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू।